हम गुफ्तगू कर रहे थे कुछ सिलेंडर से मुतालिक, कुछ एलपीजी से मुतालिक और जो घरेलू सार्फिन को मुश्किलात का सामना है उससे मुतालिक। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त हमें कामरान नशर साहब ज्वाइन कर चुके हैं, चेयरमैन एप्टिमा, उनको वेलकम करेंगे। इसके अलावा एहतशाम साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। अभी थोड़ी देर पहले ज़ाहिर हम गुफ्तगू कर रहे थे, हमने देखा कि किस तरीके से जो मामलात हैं वो आगे बढ़े। काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं जो घरेलू सार्फिन है, खासतौर पर अगर हम उनकी बात कर लें या कमर्शियल सार्फिन है उनको भी, क्योंकि ज़ाहिर है गैस की भी किल्लत है, ऐसे में सिलेंडर्स भी महंगे हैं। सनतों के हवाले से अगर हम बात कर लें तो अल्लाह ना करे सनतों का पहिया अगर बिल्कुल ही बैठ जाता है, ठप होता नजर आता है, तो फिर आगे आने वाले वक्तों में हम इस सूरत हाल से किस तरह से निकलेंगे। ये जो सारी सूरत हाल इस वक्त मशरिक़ वुस्ता की वजह से यहाँ पर इस पर बताएगा कि क्या आप लोगों की जानिब से किया जा रहा है ताकि किसी किस्म की आगे मजीद मुश्किलात ना हो और मईशत में कोई किसी किस्म के ज़्यादा हमें असरात होते नजर ना आए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को सबसे पहले जो पेट्रोलियम लेवी इन्होंने बढ़ाई है वो इनको वापस लेनी होगी, क्योंकि देखें पाकिस्तान पेट्रोल डीजल खाम तेल में खुद को फील नहीं है। हमें अपनी 90% तेल की रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करनी पड़ती है और तकरीबन 40% गैस की रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करनी पड़ती है। सो गैस के बगैर तो शायद हम गुजारा कर लें, गैस राशनिंग कर लें, गैस की लोड शेडिंग जिस तरह घरेलू सार्फिन की हो रही है उस तरह का काम चला लें, लेकिन हमें प्रॉब्लम जाके आगे आएगी कि ये प्रॉब्लम इसको मैनेज नहीं कर सकेंगे। लिहाजा गवर्नमेंट को कफायत शुआरी जो उन्होंने अवाम पे की है सबसे पहले तो उन्हें अपने ऊपर करनी चाहिए, और इतना ब्लोटेड पीएचडीपी या इतना ओवर इन्फ्लेटेड पीएचडीपी को कट करना पड़ेगा, वहां से अवाम को रिलीफ देना होगा। और उसके साथ साथ जो अननेसेसरी लेवी बढ़ाई गई है, पेट्रोल से आम आदमी इतना मुतासर नहीं होता है जितना डीजल से होता है, क्योंकि डीजल आपका ट्रांसपोर्ट में भी यूज होता है और डीजल आपका आगे गंदम की कटाई आएगी तो ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, तो इन चीज़ों पे गवर्नमेंट को बड़ा गौर व फिक्र करना पड़ेगा। एंड ये बढ़ा इसमें जो इन्होंने इंक्रीज किया है इसको रिवर्स करना होगा या रिड्यूस करना होगा ताकि चीज़ें बिल्कुल गवर्नमेंट के आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। कामरान साहब, आपसे जानना चाहूंगी जो तजावीज़ आप लोगों की जानिब से रखी जाती हैं, ज़ाहिर है इस तरह के मामला पहली दफ़ा नहीं हुए। हाँ, शायद ये कह सकते हैं कि इतनी क्रूशली हम इसको पहली दफ़ा इस तरह से होता देख रहे हैं, क्योंकि किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि ये जंग कितने अरसे तक रहेगी और अभी भी हम कुछ नहीं कह सकते। तो गवर्नमेंट को हर्डल्स कहाँ आती हैं? आप लोगों की दी गई तजावीज़ के ऊपर फिलफौर अमल क्यों नहीं होता ताकि इस तरह की जो बहरानी कैफियत है उससे तो कम अज़ कम निकला जा सके? देखें, इसमें ना सबसे पहले तो मसला ये है कि गवर्नमेंट को कोई भी चीज़ समझाने के लिए उन्हें बार बार उनके साथ बैठना पड़ता है, समझाना पड़ता है। जैसे भगत सिंह कहता था कि दिल्ली को बड़ा ऊंचा सुनाई देता है, तो माजरत के साथ इस्लामाबाद को दिल्ली से भी 10 गुना ऊंचा सुनाई देता है। पहला तो हमारा मसला ये है कि हमें ऊंचा सुनाई देता है वफाकी लेवल पे। दूसरा हमारा मसला ये है कि हम अनफॉर्चुनेटली IMF के प्रोग्राम में बाउंड है, तो उसमें हमारे पास बड़ा थोड़ा मार्जिन होता है कि हम अपनी मर्जी मनमानी फिस्कली या फाइनेंशियली कर सकें। हर माली फैसला या माली कदम उठाने से पहले हमें उनसे मुशावरत करनी पड़ती है, उनकी गाइड लेनी पड़ती है, क्योंकि हमने अनफेवरेबल टर्म्स उनके साथ साइन की हुई हैं। तीसरा, हमारी अपनी प्रायोरिटीज भी ठीक नहीं है, और इसको मैं सम अप इस तरह करूँगा कि हाल ही में न्यूज़ में आइटम थी, न्यूज़ में खबर थी कि पूरी UK गवर्नमेंट के पास 86 गाड़ियां उनके डिस्पोजल पे हैं, जबकि पाकिस्तान में फेडरल प्रोविंशियल के पास मिला के 86,000 गाड़ियां उनके डिस्पोजल पे हैं। जो एक मुल्क IMF प्रोग्राम में हो और जिसकी एक्सपोर्ट उसकी एक्सपोर्ट से 2-2.5 गुना ज़्यादा हो, जैसे एहतशाम साहब ने कहा प्रोटोकॉल का, इन चीज़ों का, तो ये गवर्नमेंट में मुझे फ्रैंकली अभी तक कोई विजिबल स्टेप्स नज़र नहीं आ रहे कि गवर्नमेंट ने अपने अखराजात और अपनी फजूल अखराजात, फजूलियात कैसे काटनी है। चौथा, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा फिस्कल फ्लॉ है कि सारी लाइबिलिटी फेडरल गवर्नमेंट की है, सूबों की उसमें गवर्नमेंट की लाइबिलिटी में कोई शेयरिंग नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद सूबे अमीर है, वफाक गरीब है, जिस तरह पाकिस्तान में एक नॉन। और इसमें एक चीज़ बताएं जनाब, जो अभी आपने IPPs का जिक्र किया, बड़ी अच्छी आपने बात की है। ये IPPs देखें ना, ये तो एक जिसको कहना चाहिए एक माफिया बन चुके हैं लेके। आप देखें कैपेसिटी बिल्डिंग के नाम पे 500-550 रुपया वो सालाना दे रहे हैं, बिजली हुकूमत को चाहिए भी नहीं। तो सवाल ये है कि हुकूमत इससे जान क्यों नहीं छुड़ाती, इनको बंद करवा के मायदे जो किए थे वो उन पर अमल दरामद भी नहीं हुआ, तो ये हाइडल की तरफ क्यों नहीं आते? क्यों हम उसमें फंसे हुए, ना छोटे डैम बनाए ना बड़े डैम बनने देते हैं। ये लॉबीज कब तक ये काटल काम करेंगे और मुल्क का नुकसान होता रहेगा जनाब?
मैं तो सर इसलिए मैंने कहा था कि आईपीपीज के खिलाफ सबसे पहले हमारी पैटर्न इन चीफ ने गौहर इजाज साहब ने आवाज उठाई थी, फिर एप्टमा उनके साथ थी और FPCCI उनके साथ थी। अभी तो सिर्फ आपने डोमेस्टिक आईपीपीज को कर्टेल किया है, वो भी जो 94, 98, 2002 की पॉलिसी के तहत लगे थे या 2006 की पॉलिसी के तहत। अभी जो रिन्यूएबल वाले हैं, विंड या सोलर वाले, अभी उनके साथ गवर्नमेंट के मुज़ाकरात चल रहे हैं। फिर उसके साथ साथ जो आपके दोनों गैस टर्मिनल्स कराची पे हैं, एक एंग्रो वाला और एक गैस पोर्ट, गैस तो आ नहीं रही। जो गैस के आखिरी कार्गोस तो वो तो आ गए हैं, वो यूटिलाइज भी हो गए हैं या अभी कराची पोर्ट पे रीलिक्विफाई हो रहे होंगे। लेकिन जो आपके कैपेसिटी चार्जेस आपने इन दोनों को कमिट किया, वो तो मुल्क के साथ ज्यादती है कि कोई चीज अगर आ नहीं रही तो आप उसका टेक एंड पे कैसे कर रहे हैं, उसका आपको टेक और पे लेके जाना है कि अगर गैस आएगी तो आपको पेमेंट होगी, अगर गैस नहीं आएगी तो आपको कोई कैपेसिटी चार्ज नहीं मिलेंगे। वो कुछ $5.5 लाख है कंबाइंड जो आप इन दोनों गैस टर्मिनल्स को देते हैं, और वो महीने का कुछ तकरीबन $16 मिलियन बन जाता है, $15.5-16 मिलियन। तो आपको तो अंदाजा लगा लें इस लिहाज से ये कलेक्टिवली सारी हुकूमतों की जिम्मेदारी है। पीपल्स पार्टी ने, PML ने, PTI ने अपने लोगों को नवाजने के लिए IPPs लगवाए, उनको जनाब फ़ायदे पहुँचाए। रिजल्टेंटली मुल्क को नुकसान हुआ, हमारी इंडस्ट्री को नुकसान हुआ, हमारी 150 से ज़्यादा टेक्सटाइल मिलें बंद पड़ी हैं। तो इस तरफ तो कोई आता ही नहीं है कि वो देखे जी कि क्या इनसे हट के भी कुछ सोचना है कि अपने जो करीबी लोग हैं उनको ही फ़ायदे पहुँचाने। सर मैं ये समझता हूँ कि देखें, इस वक्त सियासत का टाइम नहीं है। पहली दफ़ा आपका मुल्क एक इकोनॉमिक कोलैप्स फेस कर रहा है। माजी में हमेशा हुकूमत हैं वो सियासत पे कोलैप्स हुई हैं। अब आपको अपनी इकोनॉमी पे, अपनी मैशत पे फोकस करना है। आप दुनिया का चौथा या पांचवा बड़ा मुल्क बन चुके हैं और आपके यहाँ जिस तरह आबादी आपकी बढ़ रही है, जिस तरह आपके शहर एक्सपैंड हो रहे हैं, तो ये खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि ये जो मशरिक़ वस्ता में जो जंग हो रही है वो अब आप पे मुसल्लत की गई है या उसके इकोनॉमिक असरात आप पे आ रहे हैं, तो वो आपका इकोनॉमिक कोलैप्स लेट से 2 साल में होना था, 3 साल में होना था, हमारी अपनी नाअहलियों की वजह से वो स्पीड अप ना हो जाए। सही, लिहाजा हमें मुस्बत बात लेने हैं कि आप लोगों को एंड सनतों को वापस काम पे लगाएं और लोगों का रोजगार इससे मनफी तरीके से अफेक्ट ना हो। सही, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमें मेजर इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे क्योंकि इस तरह की सूरत हाल पहले कभी नहीं कोलैप्स की तरफ जा रही है और इतने कम अरसे के अंदर हम इतने हार्ड जो सर्कमस्टांसेस हैं उससे गुजर रहे हों। बहुत शुक्रिया, कामरान साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा एहतशाम साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, एक तो हम IMF के प्रोग्राम में है, दूसरा 86,000 गाड़ियों का प्रोटोकॉल। यकीनी तौर पर एक सवालिया निशान तो है उस पर हुकूमती तर्जुमान का ये कहना कि फिस्कल मैनेजमेंट बहुत अच्छी जारी है। समझ नहीं आ रहा कि इसको रैप अप कहाँ किया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।